1 to 5, कोई डाउट नहीं है ना? वन टू फाइव में को डाउट हो, उसके बाद 6 से 10 में को डाउट हो, 6 से 10 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में को डाउट हो, 10 से 15 में को डाउट, 11 से 15 में को डाउट हो, 11 से 15 में को डाउट हो, 16 से 18 में को डाउट हो, 16 से 18 में को डाउट हो गया है ना? पेपर 1 में को डाउट नहीं है मतलब है ना? पेपर 2 में आ जाते हैं अपन है ना? पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में को डाउट, 1 से 5 में को डाउट हो, पेपर नंबर 2 1 to 5, पेपर नंबर 2 में 1 to 5 में को डाउट हो, 1 to 5 में कौन सा? 4th वाले में डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए अपन। इसमें तो देखो क्या है, अपन जैसे मैंने लॉग की इक्वेशन में सवाल भी कराए थे इस तरह के, आप एक्सपोनेंशियल वाले, मतलब उसमें 2 की पावर x को t मान लो, 3 की पावर x को t मान लो, है ना? तो थोड़ा सा मतलब कोशिश करनी पड़ती है अपने को, प्रोसीजर पता है भाई, कुछ t मानूंगा मैं, कुछ क्वालिटी वगैरह बनेगी ना, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा सच हमें कुछ दिख नहीं रहा कि इसको t मान लूं तो वो t² बन जाए ना, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अपने को ना। तो हम क्या करते हैं, वो जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है उससे डिवाइड कर दो आप, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो यानी 3⁻2x + 13 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करूंगा तो जब डिवाइड करते हैं और बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या होती है? सबट्रैक्ट हो जाती है ना। तो उससे आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म बन गया 3⁻2x² - 2x और -13, ठीक है ना? फर्स्ट टर्म तो ये बन गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 4 × 3⁻x² और -2x -x और माइनस कितना आ गया? 7 आ गया, और +1 = 0 आ गया। सही लिखा है मैंने? अब मैं कुछ दिख रहा है ना, जैसे ये x² है, ये उसका डबल है, ये x है उसका डबल है, लेकिन यहाँ हमारे पास 7 लिखा हुआ है, तो 7 का डबल नहीं है यहाँ तो, या तो 14 बना लो उसको, है ना? या तो 14 बना लो, या चाहो तो आप 6 बना लो, जिसे भी आप बनाना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 ही आएगा ना ये, तो इसमें मैंने ऐसा लिख लिया, इसको 7 ही है मेरे हिसाब से ना, वो 6 था तो -7 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3⁻2 × x² माइनस, या तो इसको देखकर बनाओ, या मैंने कॉमन ले लिया -6, या -7 ले लो आप, तो ताकि -7 बन जाएगा वो, इसको मैंने -7 लिख लिया। अब हमारे पास तो -14 आ गया, हमारे पास क्या था? -13, तो +1 लिख दो, आ गया। आगे समझ में? बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। -4 × 3⁻x² - x - 7 +1 = 0, ये ऐसा आ गया। अब इसको t मान लूंगा मैं, इसको t, और एक बार सिस्टमेटिकली और लिख लूंगा कि 3 हमारे पास है ना, दिस इज 3⁻2 × x² - x - 7 × 3⁻1, इसको अलग कर दिया मैंने। आगे समझ में? बस अब -4 × 3⁻x² - x - 7 +1 = 0 लिखा हुआ है ना। हमने लेट कर लिया, लेट 3⁻x² - x - 7 = t, इसको t मान लिया। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये कितना बन जाएगा? 3, ये बनेगा t² × 3 -4 × t एंड +1 = 0। तो यहां से t = 1 और t = 1/3। मतलब x निकाल लेंगे अपन, दो अलग अलग क्वालिटी बन जाएंगी, और उनके रूट का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। रूट निकालने की जरूरत नहीं है, रूट का प्रोडक्ट चाहिए। 4 रूट आएंगे इसके, और चारों का प्रोडक्ट निकालें। एक क्वालिटी किससे बनेगी और एक किससे बनेगी? तो रूट का प्रोडक्ट c/a है, रूट का प्रोडक्ट c/a, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। यहाँ से x1 x2 आ जाएगा, यहाँ से x3 x4 आ जाएगा, तो चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ना। मतलब ऐसा एफर्ट करना ही पड़ता है अपने को ना, कुछ कंसेप्ट तो पता था भाई, ऐसा कुछ t वगैरह मानते हैं अपने ना, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ा अपने को। इसके बाद 1 to 6 से 10 में को डाउट हो, 6 से 10 में को डाउट हो, 6 to 10 मोबाइल में देख रहे हो आप पेपर? आंखें मत फोड़ो अपनी, आंखों को बचा के रखो। ये ऑफलाइन में क्यों देते हैं हम? इतना खर्चा करते हैं स्टूडेंट आपके लिए ना, पेपर लेके आना चाहिए ना घर से अपने। ये कहने की बात नहीं हो, हर चीज समझाने की नहीं होती, कुछ चीजें क्या है सेल्फ मोटिवेशन से आती है।
हर चीज टीचर नहीं समझा सकता है ना, टीचर तो बेचारा रोज डांट रहा है आपको, रोज समझा रहा है आपको ना। हमारे पास जब मटेरियल है तो उसका यूज करें ना, इन एपरेटस का यूज नहीं करें ना। अपनी आंखों को बचा के रखो आप, बहुत कीमती है हमारी आंखें ना। दुनिया की दौलत एक तरफ है, हमारी आंखें एक तरफ है ना। इनको कमजोर मत होने दो आप, अभी बच्चे हैं बहुत, अपन बहुत बड़ा होना है अपने को भी ना। इससे जो चीज हमारे पास मटेरियल है अगर, तो उसका यूज करें आप, इनका यूज नहीं करें ना। पेपर लेके उससे टिक करना हो तो टिक कर पाऊंगा, कुछ लिखना होगा तो लिख पाऊंगा है ना, पेन चला पाऊंगा ना उससे। मान लो डिलीट हो गया कल से डेटा, क्या करोगे फिर आप, ढूंढते फिरोगे इधर से उधर। तो इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में को डाउट हो, 6 से 10 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में को डाउट हो, 11 से 15 में को डाउट हो, 11 से 15 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये लिखा हुआ है ना, तो ये तो आसान है भाई, ये तो दे रखा है ना, कितने डिग्री का लग रहा है, लग रहा है 2 डिग्री का, लेकिन सेटिस्फाई फॉर ऑल एक्स मतलब आइडेंटिटी है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कर दो। क्लास नोट से पढ़ा करो आप, मतलब पढ़ने के लिए अपने पास इतना कुछ है कि हमें टाइम ही नहीं मिले। अगर किसी बच्चे की पढ़ने की इच्छा है ना, तो उसको 1 मिनट भी नहीं मिले फालतू, इतना कुछ पढ़ने के लिए होता है अपने पास। घर पे जाके रिवीजन करना होता है, होमवर्क करना होता है, होमवर्क भी पूरे ईमानदारी से करें। होमवर्क में कई बार बच्चे के दिमाग में आता है बस सवाल अटेम्प्ट करने की लिमिट क्या है मेरी। कोई सवाल आप देते हो, उसको कब तक अटेम्प्ट करूं सर मैं, मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं कब तक अटेम्प्ट करूं। तो उसकी लिमिट ये है कि जैसे मैंने आज होमवर्क दिया, अब मेरी क्लास कब तक है, तो आप घर गए, घर से करने तक, जब तक आप क्लास में एंटर नहीं हो गए मैथ्स की क्लास, तब तक अटेम्प्ट करते रहो उसको, तब तक अटेम्प्ट ही करते रहो। दिमाग में सवाल ही रहना चाहिए, वो सवाल में, दिमाग में सवाल चलना चाहिए, क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, सर ने क्या पढ़ाया देखूं, सर ने क्या लिखा है नोट्स में, सर ने क्या समझाया ऐसा, पन्ने पलट के देखा, दिमाग लगाता रहा लगाता रहा लगाता रहा। ये उसकी लिमिट है सवाल को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, वो आ रहा है उसको छोड़ दो, उसके बाद बाकी होमवर्क कर लो। लेकिन जब वो हो गया पूरा होमवर्क, अब वो सवाल बचा हुआ है भैया ना, एक फिजिक्स में बचा हुआ है, 2 मैथ्स में बचे हुए हैं, एक केमिस्ट्री में बचा हुआ है। अब मेरा होमवर्क तो हो गया, टाइम बचा है, अटेम्प्ट करता रहा उनको मैं, पन्ने पलटता रहा, सोचता रहा, दिमाग लगाता रहा, कैलकुलेट करता रहा, क्या नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा। अटेम्प्ट करने की लिमिट ही है ना, करते रहो उसको। फालतू अपने पास काम ही क्या है और पढ़ने के अलावा, माता पिता कुछ काम करवा, झाड़ू वाड़ू लगवाते हैं घर में, ऐसा तो नहीं है ना। अपने पास काम ही नहीं है कुछ, माता पिता ने फ्री कर रखा है बेचारों ने यार। तू तो खा, कई बार तो खाना भी खाद से खिला देते होंगे, नहीं खिलाते कभी, बंद कर दिया आजकल। हाँ, कई बार तो होता है ना, पढ़ रहा है कोई बात नहीं, तो पढ़ता रहे, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, ले मेरे हाथ से खाना खा, नहीं हुआ ऐसा कभी भी। फिर माँ बाप इतना करते हैं, माता पिता तो यार बेचारे, मुझे तो बोलने की देर है, मुझे डिस्टर्ब मत करो आप, बात करना ही बंद कर देंगे आपसे। वो तो आप ज्यादा जबरदस्ती आते हो उनके पास, उनको डिस्टर्ब कर, वरना वो तो इतना करने के लिए तैयार है आपके लिए, हाथ से खाना खिला सकते हैं अपने, काम ही नहीं है कुछ करने के लिए अपने पास। तो 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद 15 तक में कोई डाउट हो, 15 तक में कोई डाउट हो, 16 से 18 में कोई डाउट हो, 16 से 18 में कोई डाउट नहीं है। अब बताओ नंबर मैथ्स में कितने आए किसी के, 372 नंबर का पेपर था अपने ना, दोनों मिला के ना, है ना, 372 का था ना, तो मतलब 124 का था एक पेपर। तो उसमें कितने नंबर आए मैथ्स में, कल आपने बताया, जोड़ के लाए नंबर मैथ्स में कितने हैं, 95 है इनके मैथ्स में ना। और टोटल कितना है 95, तो मैथ्स में टोटल 270, 271, मतलब लगभग बराबर है नंबर आपके, यूं माना जाए तो। भाई इसको 3 से डिवाइड कर दो तो लगभग 90 नंबर आ गए ना। तो नंबर मतलब ऐसे ही अपने को बराबर कमांड ये रखनी है, तीनों में बराबर नंबर आने चाहिए मेरे, तीनों में नंबर। जिस बच्चे ने इस बात का ध्यान रखा ना, उसकी रैंक अच्छी आएगी, मेरी गारंटी है। उसकी रैंक अच्छी आने से कोई नहीं रोक सकता, जिस बच्चे के तीनों पेपर में बराबर नंबर आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के अंदर, तीनों को बराबर लेके चलो आप। कोई रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं अपन कि भाई फिजिक्स में रिसर्च करनी है, फिजिक्स ज्यादा पढ़ूंगा, या केमिस्ट्री में रिसर्च करनी है ना, केमिस्ट्री पर ज्यादा पढ़ूंगा, रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं अपन। अभी रिसर्च करने लायक तो बने अपन पहले, आईआईटी में तो पहुंच जाए एक बार। और उसके लिए तीनों में बराबर कमांड रखनी है, तीनों को बराबर टाइम दूंगा। जब भी मुझे लगेगा ढीला छूट रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देने लग जाऊंगा फटाफट, ढीला छोड़ने नहीं देना उसको अपने को, किसी एक सब्जेक्ट को ना। तो इसके ज्यादा, इनसे ज्यादा किसी के आए हो मैथ्स में, आपकी कितने मैथ्स में 86, टोटल कितना है, टोटल ज्यादा है, मतलब मैथ्स में नंबर कम है आपके तीनों में मिला के। इनसे ज्यादा हूँ किसी के, टोटल इनसे ज्यादा हो या मैथ्स में इनसे ज्यादा हो किसी का, 90 मैथ्स में, अच्छा मैथ्स में 90, नहीं मैथ्स में इनसे ज्यादा किसी के हों, और या टोटल इनसे ज्यादा हो, मैथ्स में किसी के इनसे ज्यादा हो या टोटल में इससे ज्यादा हो, नहीं है ना।
अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मैथ्स में नंबर 50 से भी कम है? मैथ्स में नंबर 50 नंबर से भी कम है, दोनों पेपर में मिला के, दोनों में मिला लिए 50 से भी कम नंबर है हमारे। फ्रेंकली बताओ आप, अपन भाई अपनी कमजोरी पता होगी ना अपने को, तो ही तो अपन उस पर वर्कआउट कर पाएंगे ना, तभी तो वर्कआउट कर पाएंगे ना। ये तो अगर आपके नंबर है गलत बात है फिर आपकी, क्योंकि आप सिस्टम से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, आपको पता है, आपने पढ़ रखा है 8 9 10 में पढ़ रखा है आपने, लॉग वर्क शायद आपने पहले पढ़ लिया होगा। तो अब तो नंबर अच्छा आना चाहिए ना, कंफर्टेबल होना चाहिए आप लोगों को, नंबर अच्छे आने चाहिए ना। नंबर कभी मैं कह रहा हूँ ना, चमत्कार की उम्मीद मत करो आप कि 2 महीने बाद मैं चमत्कार कर दूंगा और मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगा। ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं ना, ऐसे चमत्कार नहीं होते। तो आप जो टाइम मिला है ना, जो टाइम मिला है आपको, उसको बर्बाद कर रहे हैं आप। अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो उसको बर्बाद कर रहे हैं आप। उससे आपके अंदर टेंशन ही बढ़ेगी, उससे आपको अच्छा फील नहीं होगा, उससे टेंशन बढ़ेगी, अपने आप पर गुस्सा बढ़ेगा आपका, अपने आप पर गुस्सा बढ़ेगा। और जब गुस्सा बढ़ेगा ना तो फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर पढ़ नहीं पाएंगे अपन कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने टाइम बर्बाद कर दिया मेरा, जल्दी शुरुआत करके भी टाइम बर्बाद कर दिया मैंने। आप लोगों को तो नंबर अच्छा आना चाहिए, एक्सेप्शनल नंबर आने चाहिए आप लोगों को। सबके कम से कम पहला पेपर दूसरा पेपर हमारा है, कम से कम 100 नंबर तो आने चाहिए मैथ्स में सबके आपके, इतने नंबर तो आने चाहिए ना भाई। लॉग पढ़ा हुआ है आपने, थोड़ा बहुत आप बेसिक जानते हैं, इतने नंबर आने चाहिए आपके। और आप ये मत सोचो कि भाई आज नहीं आया तो कल आ जाए, अभी तो पोर्शन बढ़ता जाएगा ना अपना, नहीं बढ़ेगा। सिलेबस 3 गुना रफ्तार से बढ़ता है, 3 गुना रफ्तार से सिलेबस बढ़ता रहेगा, तो नंबर कम होने बढ़ने की संभावना तो कम है ना, कम होने की संभावना ज्यादा है। इतना ही अपन रिवाइज नहीं कर पाए, इतना लिमिटेड पोर्शन पेपर के अंदर आया है ना, पेपर भी टफ नहीं आया, कुछ सवाल शीट के भी हैं, क्लास के भी हैं, स्कोर करना चाहिए अपने को उसमें। वो लगन से आता है, लगन रखो आप पढ़ने की ना, पढ़ने में जा क्या रहा है, पढ़ लो बस, घर जाके पढ़ लो आप, क्या बात करनी है और अपने को क्या फालतू बातें करनी है अपने। नहीं करोगे फिर आपकी इच्छा है, हम तो कह सकते हैं, समझा सकते हैं आपको बस। तो चलो पेपर तो डिस्कस हो गया अपने ना, कोशिश करें नंबर बढ़ाएं, रोज पढ़ें, ध्यान रखें, इंटरेस्ट लें पढ़ाई में। ये सोचें कि हमारा एक काम है, कि हमने चूज किया है, हम अपनी इच्छा से इस फील्ड में आ गए, अब हमारा नाम जुड़ गया अब IIT JEE से, तो उसमें अच्छा करके जाएंगे हम, ऐसा सोचें आप। इस तरह की भावनाएं रखें अपने अंदर, लगातार पढ़ते रहने की कोशिश करें ना। डिस्कस करते हैं ना, शीट में दे रखा है मैंने शायद, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। और चमत्कार नहीं होगा, ये ध्यान रखें ना, चमत्कार उसी के साथ होता है जो मेहनत करता है, चमत्कार उसी के साथ, वही चमत्कार कर सकता है, और बाकी बच्चा चमत्कार नहीं कर सकता है ना। तो एक्सरसाइज के पार्ट 1 पर आ गए। पार्ट 1 में कौन सा है? पार्ट 1 में B5 में कोई डाउट हो, है ना, हो गया मेरे हिसाब से ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में आ गए, एक्सरसाइज का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर B4 में कोई डाउट हो गया भाई, 2 इक्वेशन है ना, और उससे हमने R की वैल्यू निकाल ली, R की 2 वैल्यू आ गई बेसिकली, एक शायद 3/5 भी आती है, लेकिन वो हमें R की रेंज दे रखी है कि R 0 से हाफ के बीच में है ना। एक तो होमवर्क भी करके लाओ ना आप, उसकी कॉपी आपके ऊपर रहनी चाहिए ना, उसकी कॉपी ऊपर खुली होनी चाहिए। मैं चेक करूं नहीं करूं, लेकिन भाई टीचर ने क्या रखा है हमारे भाई, हमारी होमवर्क की कॉपी ऊपर खुली रहेगी। किसी दिन टीचर की इच्छा हो तो चलते फिरते देख लिया मान लो उसने, तो अलग बात है। हमारी होमवर्क की कॉपी खुली रहे, पन्ना पलटता रहे, कोई सवाल मैंने अलग कराया हो, आपने अलग किया, उसको हाथों हाथ नोट कर लो आप, गलती कर दी हो उसको सही कर लो उसको आप। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए अपनी, बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े आपको। तो B4 में कोई डाउट हो? B4 के बाद बी कौन सा था? पार्ट 3 में आ गए, पार्ट 3 के अंदर B2 में कोई डाउट हो? अब इसमें क्या है, ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाना है अपने को, कि 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, तो 3 इनइक्वालिटी आ जाएंगी और उनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मतलब हमें 2 साइड कोई भी ले लो आप, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, 2 साइड हमारे पास, हमें 3 साइड दे रखी है, एक 5 दे रखा है, एक 5R हमारे पास है, और एक 5R² हमारे पास। अब चाह रहे हैं भाई ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट करे, तो इन दोनों का सम उस थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए ना, तो 5 ये थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। इसको सोल्व कर लो, R² -R -1 <0। एक इनइक्वालिटी आ गई, ऐसे एक बार लगा, ऐसे 3 इनइक्वालिटी बनेंगे हमारे पास, उनको सोल्व करके उन तीनों का सॉल्यूशन ड्रॉ कर देंगे और कॉमन रीजन निकाल लेंगे, और वो कॉमन रीजन से R आ जाएगा हमारे पास। R दे रखा है A से B में है, कंपेयर करके वहां से A और B निकाल लेंगे। कर सकते हैं? बताऊं भाई, इनइक्वालिटी को सोल्व करना आता है, फैक्टर हम नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, वो भी तरीका बता रखा है आपको मैंने। D इसका पॉजिटिव आ रहा है, वो धराचार्य जी का फॉर्मूला लगाया, फैक्टराइज कर दिया, लोकेट कर दिया, तीनों के कॉमन सॉल्यूशन निकाल लिए, उससे एक इंटरवल आ गया,
कंपेयर करके ए और बी निकाल लिया अपने। इसके बाद नेक्स्ट B3 पर आ गए। B3 में को डाउट हो, B4 में को डाउट हो, वो सबको आर को लेके चल रहे हैं अपन, है ना। आर की वैल्यू नहीं लिख रहे, आर की लिख रहे हैं लास्ट में, आर लेके चल रहे हैं अपन। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 में को डाउट हो। अगेन 3 इक्वेशन है और तीन इंफॉर्मेशन से 3 इक्वेशन आ गई। पहले भी आया था ना सवाल ऐसा, वो जो जेई में आया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी के अंदर है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3/2 है। तो इक्वेशन हर बार डिफरेंट आएंगी, इसलिए उनको मैनिपुलेट करने के बारे में सोचना पड़ेगा अपने को। और एक बार अपन ईमानदारी से अपन खुद निकाल लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस, रटना थोड़ी है, रट तो सकते नहीं अपन भाई ये इक्वेशन आएगी बोर्ड के अंदर भी, बोर्ड की तरह भाई ये किताब में है, बोर्ड में भी ये आएगा। डेटा रट जाता है अपना कि x बराबर 3 y बराबर 2, फटाफट आंसर आ जाता है उसमें। यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ दे रखा है भाई ABC 3 नंबर है जो 2 और 18 के बीच में है। अब हमें ABC निकालना है। तो फर्स्ट जानकारी है कि इनका सम 25 है और इनका सम 25 का मतलब a प्लस बी प्लस सी इज 25। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड जानकारी क्या है कि 2a और b ये AP के अंदर है, ये AP के अंदर है। तो मिडिल टर्म का डबल लिख दिया हमने और फर्स्ट और सम के बराबर कर दिया ना, फर्स्ट और थर्ड के बराबर कर दिया। 2a इज इक्वल टू 2 प्लस बी, क्या आ जाएगा 2 प्लस बी। ये AP के अंदर दे रखे थे। अब क्या दे रखा है कि बी सी और 18 ये जीपी के अंदर है, हमें दे रखा है भाई ये जीपी के अंदर है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 18 इंटू बी आ गया ना। ये 3 इक्वेशन आ गई। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया ए अलग निकालना है, बी अलग निकालना है, सी अलग निकालना है, तीनों निकालने पड़ेंगे अपने को। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल है, तो इनका यूज करके मुझे कॉन्फिडेंस है कि इक्वेशन भी 3 है, अननोन तो मैं निकाल पाऊंगा। सबसे पहले देखो अपन ऐसा कर सकते हैं कि हमें बेसिकली हम यहां से क्या करें, बी की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, आप यहां से बी निकाल के वहां रख दो। अपन ए से नहीं निकाल रहे क्योंकि ए निकालूंगा तो क्या अपॉन 2 आएगा, वो 2 प्लस बी अपॉन 2 आएगा, तो वो थोड़ा बार बार लिखना पड़ेगा, ऐसे अपन उसको अवॉइड कर रहे हैं। यहां से बी निकाल के मैंने वहां रख दिया, तो बी निकाल के रखूंगा तो कितना हो जाएगा ए प्लस सी, और बी को रख रहा हूं मैं 2a माइनस 2, और उससे कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 25 आ गया। तो यहां से मैं ए और सी में एक रिलेशन आ गया मेरे पास, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं चाहूं तो। दिस इज 3a और प्लस सी इज इक्वल टू 27, ये एक रिलेशन आ गया ना, इसका और इसका मैंने यूज कर लिया ना। अब इस b को क्या करो यहां भी रख दो, तो ये आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और व्हाट इज b 2a माइनस 2, तो दैट इज 36 इंटू a माइनस 1। सही लिखा है ना मैंने। अब देखो वहां से c निकाल लो इन टर्म्स ऑफ a, वहां से c निकाल लो इन टर्म्स ऑफ a, c निकाल लो यहां से, व्हाट इज c इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस a, 3 इंटू 9 माइनस a, बस रख दो ना। तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट इज 9 इंटू 9 माइनस a होल स्क्वायर। पर अब यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, यहां से a की 2 वैल्यू आएंगी, यहां से a की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी शायद, एक 5 आएगी और एक 12 आएगी, या एक 5 आएगी और एक 17 आएगी। देखो यहां से निकाल सकते हैं ना अपन, ये 4 आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट 81 माइनस 18a और प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 4, वी गेट a स्क्वायर माइनस 22a और प्लस 85 बराबर 0। तो एक बार आ गया a बराबर 17 और एक आ गया a इज इक्वल टू 5। अब लेकिन देखो ये 17 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर 17 रखूंगा तो c नेगेटिव आ जाएगा, और c नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि मैंने रखा है कि abc इनके बीच में है, इससे हो नहीं सकता, तो इससे रिजेक्ट हो गया है। a बराबर 17 रिजेक्ट हो जाएगा, और a बराबर 5 आ गया। a बराबर 5 यहां से b निकल गया और यहां से c निकल गया, यहां से c निकाल लिया, तीनों नंबर आ गए मैंने। तो इसमें क्या पीछे पड़ के किया करो उसको, इसको इन सवालों को पीछे पड़ के किया करो, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है भाई, सब 3 इक्वेशन है 3 अननोन है, कैसे भी करके उसको सवाल को किया करो, क्योंकि इनको रट नहीं सकते अपन, इस तरह के सवाल तो आते रहेंगे ना, तो अपने को निकालना सीखना ही पड़ेगा, मतलब उनको ना कि भाई कैसे न कैसे करके इनको निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट 6 के बाद कहाँ आ गए 11 10, क्वेश्चन नंबर 10 में को डाउट हो पता ना। 10 में अगेन हमें एक क्वेश्चन है कि एक तो रेशो कांस्टेंट है, किसका रेशो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, मतलब जीपी है। फिर दे रखा है कि भाई k1 के बराबर 1 से बड़ा दे रखा है ना, वो जो भी दे रखा है वो k1 या 1 से बड़ा है, यानी a2 अपॉन a1 या a3 अपॉन a2 ये कांस्टेंट है। तो हमने मान लिया वो जो कांस्टेंट है वो तो r है, कॉमन रेशो है। फिर आगे लिखा है कि अगर n m से बड़ा है तो an की वैल्यू a m से बड़ी है, मतलब कॉमन रेशो की वैल्यू 1 से बड़ी है,
क्योंकि बाद में आने वाला टर्म पहले वाले से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है। यानी हर इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं अपन इंटरेस्ट लेके, तभी तो बात समझ में आएगी अपने। तो यानी कॉमन रेशियो 1 से बड़ा आने वाला है। लेकिन देखो कॉमन रेशियो ऑप्शन में भी दे रखा है कि 1 से बड़ा ही है, ऑप्शन में भी दे रखा है। तो अगर मैं वहां से नहीं पकड़ पाता तो ऑप्शन देख लेता भाई कि ए के प्लस 1 अपॉन ए के क्या है, कॉमन रेशियो तो है, तो 1 से बड़ा आ रहा है ना। फिर आगे दे रखा है, आगे दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो एक तो दे रखा है A1 प्लस AN इज इक्वल टू 66। एक इन्फॉर्मेशन तो ये है हमारे पास। एक इन्फॉर्मेशन ये है हमारे पास A2 और AN माइनस 1 इज इक्वल टू 128। एक रिलेशन और है हमारे पास कि सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेकर N, I इज इक्वल टू 1 से लेकर N, और क्या दे रखा है AI इज इक्वल टू 126। अब मुझे दो काम करने हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और एक मुझे R निकालना है, और हमारे पास जानकारी है ना। तो उसमें आप देख सकते हैं भाई ये जीपी का फर्स्ट टर्म है, तो बार बार A1 लिखना पड़ेगा मुझे। मैं A1 को A बोल देता हूं। मैंने यहाँ बोल दिया A लिखा हुआ है, ये nth टर्म हो गया। तो A R to the power n minus 1 is equal to 66। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां आ जाता हूं, व्हाट इज A2 सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या हो गया, A इंटू आर हो गया, और वो क्या लिखा हुआ है n माइनस 1 टर्म, वो ऐसा आ गया, और दैट इज इक्वल टू 128। हम अननोन कम कर रहे हैं ना भाई, हम सबको A और R में लेके आ रहे हैं, ताकि अननोन हमारे पास दो ही रहेंगे, A और R, और एक n रहेगा हमारे पास, है ना। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, है ना। अब मैं इनका कुछ यूज कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास A और R में दो इक्वेशन आ गई, हालांकि इसमें n भी है, तो इक्वेशन अननोन 3 है, तो इक्वेशन भी 3 है हमारे पास। एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। अगर मैं यहाँ कुछ कर पाया, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना यहाँ ऐसा है, यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख लिया A स्क्वायर। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ, यहां से मैंने निकाल लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 66 माइनस है, तो इस नहीं, वो तो A आएगा ना साथ में ना, A भी आएगा साथ में, इसे A को अलग कर लो आप। मैंने इसको लिख दिया A इंटू A कर लिया। ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 66 माइनस है, तो A की जगह A आ गया, और 66 माइनस A आ गया इज इक्वल टू 128। therefore A स्क्वायर माइनस 66 है 128 बराबर 0। दो वैल्यू आ गई, A बराबर 2 और A बराबर 64। अब देखो A 64 तो नहीं हो सकता, क्योंकि भले कॉमन रेशियो, क्योंकि ये तो क्या है फर्स्ट टर्म ही है ना, तो इसलिए A बराबर 2 होगा। ये बात समझ में आ गई। अब A बराबर फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारे पास। अब क्या निकालना है मुझे, एक तो हालांकि मुझे निकालना नहीं था, मुझे एक तो कॉमन रेशियो निकालना है और एक नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ए तो निकाल लिया मैंने। अब हम देख सकते हैं ए निकालने के बाद मैं ए को यहाँ रख देता हूँ, चाहे यहाँ रख दो तो एक ही बात है, कहीं से भी। मान लो मैंने ए को यहाँ रख दिया, तो ए को 2 रखा, तो इंटरचेंज करने पर क्या आ गया 64, फिर ये भी 2 है 32 आ गया, मतलब है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि R टू द पावर n माइनस 1 बराबर 32। भाई अब हम जो कर सकते थे कर लिया, अब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, अब उसको लिख दो, है ना। वो क्या है, जीपी की एन टर्म का सम है। फर्स्ट टर्म क्या है उसका A1 को क्या बोल रहे हैं अपन A, तो A इंटू आर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इज इक्वल टू 126। A की तो वैल्यू मुझे पता है, और हमारे पास R भी नहीं है और R टू द पावर n भी नहीं है। R टू द पावर n यहां से निकाल लूंगा मैं, देखो आप इसको लिख दो आप R टू द पावर n 32R, नीचे कर दिया ना उसको, और अब कोई दिक्कत नहीं। तो A तो कितना हो गया 2 हो गया, R टू द पावर n कितना हो गया 32R हो गया, 32R माइनस 1 की जगह माइनस 1, R की जगह R, माइनस 1 की जगह माइनस 1, 126। पर यहां से R की वैल्यू आ गई, सोल्व कर लिया, पहले काट दिया उसको ना, 63 आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और R बराबर 2 आ गया। और एक बार R बराबर 2 आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट इज दिस 32, या तो यहां से निकाल लो R टू द पावर n या 2 रेस्ट टू पावर n बराबर 64। व्हाट इज n 6। तो सिस्टमेटिक है, मतलब ये बिल्कुल, थोड़ा इनमें टाइम लगता है, ऐसी बात। देखो मैं भी करके आता हूं, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, ये मैं एकदम स्मूथली क्यों कर पाता हूं, मैं भी करके आता हूं उन सवालों को, ताकि आपका समय बचे। आपका समय बचाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। मैं सारा एक्सपेरिमेंट यहां करूंगा ना, एक तो समय लगेगा और हो सकता है कुछ काटा पीटी भी होती रहे। तो हम लोग भी देख कर आते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए ना। आप लोग भी देख कर आ रहे हैं, आपको भी सलते में अभी आएगा जब आप देख करके आओगे। तो हम तो अभी तक भी करते हैं सवाल आपके लिए ना, भाई बच्चों का टाइम बचे, अच्छा समझा पाए, अच्छा लिख पाए ना, है ना। तो इसलिए मेहनत हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको तो करनी चाहिए ना। क्लियर हो गया। ऐसे इक्वेशन बनाई हमने, सोल्व करने की कोशिश की और निकाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट हो
हो गया 11 तो मेरे हिसाब से ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। आंसर में करेक्शन है शायद, आंसर π/2 आएगा। करेक्ट आंसर इज π/2। आंसर में करेक्शन है, द करेक्ट आंसर इज π/2। आंसर में करेक्शन कर लेना एंड द करेक्ट आंसर इज π/2। आंसर ही आएगा। अच्छा सवाल है, आसान है ना, आप करते गए होंगे, निकल गया। इनफाइनाइट जीबी बन गई है ना, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, ऐसे बनाते रहे अपन। बताना है किसी को? सबको आ गया ना? ऐसे इनफाइनाइट जीबी बन जाएगी और उससे आंसर निकल जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर ही आएगा π/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट हो? वो आगे आता गया, इनफाइनाइट जीबी बन गई और वहां से x निकल गया। x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया शायद, और उसको सिंप्लीफाई करने पर आ गया x + 1 अपॉन x - 1। तो 5/3 5/3 आ गया ना, 5/3 आया ना, तो 5/3 आ गया आंसर। वो तो कॉमन ले लिया हो ना आपने, log x कॉमन आ गया, इनफाइनाइट जीबी बन गई, वहां से x की वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर दिया और वह x + 1 अपॉन x - 1 आ गया। x को 4 रख दिया तो 5/3 आ गया आंसर ना। इसके बाद नेक्स्ट 8 नहीं हुआ। 8 में भी मैंने कहा था आपसे ना कि लैंग्वेज ध्यान, इसमें कहीं मैथमेटिकल डेटा नहीं है ना, बहुत कम मैथमेटिकली लिखा हुआ है ना, बस वो 1/8 लिखा हुआ है मैथमेटिक्स के नाम पे, बाकी कुछ लिखा हुआ नहीं है। फिर मैंने कहा था कॉमा वॉमा का भी ध्यान रखना है ना। तो वो लैंग्वेज क्या है, पढ़ने में दिक्कत आती है, एक फ्लो में मत पढ़ा करो आप, एक फ्लो की जगह आप पार्ट्स में पढ़ो। और भाई यहाँ तक समझ में आ गया, फिर अब यहाँ तक भी समझ में आ गया, अब इन दोनों को मिला दो, इनका मतलब क्या निकला, ऐसा पढ़ना पड़ेगा आपको ना, क्योंकि सवाल पढ़ के समझना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तभी सवाल कर पाएंगे अपने ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट जीपी है, एक हमें सम निकालना है 6 टर्म का, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी का। अब जैसे ही इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी का नंबर आ गया तो आर क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा ना भाई, आर -1 से 1 के बीच में आएगा, ये कंफर्म। अब आगे लिखा हुआ है ना, जीपी हुज थर्ड टर्म क्या हो गया, a × r⁻², हुज थर्ड टर्म, फिर कॉमा लगा दिया, मतलब वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म। एक तो क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फिर कॉमा लगा दिया, एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। फिर आगे लिखा एंड, फिर आगे लिखा एंड के बाद क्या लिखा, सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म हो गया, एंड सेकंड टर्म। फॉर्म एन एपी इन द इंडिकेटेड ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में लिखे हुए ना उसी ऑर्डर में एपी बन रही है। ये समझ पाया था? फिर तो अब दिक्कत नहीं आएगी ना, वो कॉमा लगा हुआ था है ना, फिर एंड लगा हुआ था, तो 3 टर्म की बात कर रहे हैं अपन ऐसे भी। अब ये एपी के अंदर है हमारे पास, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/8 है। अब मुझे कितने अननोन है मेरे पास है, 2, तो मुझे ए और आर निकालने, 2 इक्वेशन चाहिए बस। एक इन्फॉर्मेशन क्या है, एपी के अंदर है, तो बीच वाले का डबल कर दो आप, तो 6a² r³ = AR × r+1। एक इक्वेशन तो ये आ गई, देखो ना, एक आ जाएगी कॉमन डिफरेंस से। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/8 है, या तो मैं ऐसा करूं, दिस माइनस दिस को 1/8 कर दूं, दिस माइनस दिस को 1/8 कर दूं, या दिस माइनस इसको क्या करूं, 1/4। मैं इसका यूज कर रहा हूं क्योंकि इनमें टर्म कम से कम आएंगी, इससे मैं इनमें, हालांकि मैं कैसे भी करूं, यहां से यहां करूं, सबसे आंसर आएगा, लेकिन मैं यहां से यहां इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि टर्म कम से कम आएंगे। और वो कितना आ गया, 1/4 = AR - AR²। सही है ना? तो मैं लिख सकता हूं उसको AR × 1 - R = 1/4। बस इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही कुछ हट जाएगा हमारे पास, देखो आप, और ए से ए हट जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ए से हट जाएगा, यहां भी हट रहा है ना, देखो आप, यहां से इसको हटा दो, इस ए से पहले ये हट जाएगा, हटा सकता हूं, इस आर से इसको गायब कर सकता हूं, स्क्वायर कर दूंगा, तो ये इक्वेशन कितनी आ गई, 6a r² = r+1। एक इक्वेशन तो ये आ गई r+1, और यहां से इक्वेशन कितनी आ गई, यहां से आ गया a r 1 - R 1/4। बस दोनों को डिवाइड करो, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, दोनों को डिवाइड करते ए हट जाएगा और आर की वैल्यू आ जाएगी। आर को मैं तो यहाँ रख दूंगा, उससे ए आ जाएगा, और एक बार ए और आर आया, 6 टर्म का सम निकाल सकते हैं, फिर अपन कर लेंगे अब आप, है ना। हाँ, और कौन सा है, पार्ट 4 मैच द कॉलम 1। मैच द कॉलम 1 का एक में दिक्कत आई होगी ना, सी वाले में। हाँ, तो मुझे दिखाने था एकदम, है ना, इसे सी वाले को छोड़ देंगे अभी अपन, है ना, बाद में जब पढ़ेंगे तब करा देंगे आपको ना। तो मैच द कॉलम का ए में कोई डाउट हो, ए में तो हमें देखो टर्म्स कितनी है, वो देखो इस तरह के सवाल बार बार आएंगे ना, मैं अभी अच्छा समझाऊंगा आपको ना, उसको पकड़ के रखना है, फिर आपको कभी दोबारा आया तो फिर अपने आप करने की कोशिश करनी है ना, वरना परेशानी होते रहेंगे अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझो आप, मान लो ये हमारे पास ऐसा था, इसको समझो आप,
कितने ब्रैकेट है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? और हमसे कहा जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? 1। तो हमसे हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट नहीं पूछा, उससे 1 डिग्री कम कर रहे हैं। मान लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना हो तो यहां तो मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा, फटाफट मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई कर लूंगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल के टिक कर दूंगा ना। अब मुझे सोचना है क्योंकि वहां तो ब्रैकेट बहुत सारे हैं, वहां कैसे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मुझे लॉजिक जनरेट करना है। अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, उससे मैं 1 डिग्री कम का कोएफिशिएंट निकाल रहा हूँ। 1 डिग्री कम का, 1 डिग्री कम का भी निकाल सकते हैं, 2 डिग्री कम का भी निकाल सकते हैं ना। मैं 1 डिग्री कम का निकाल रहा हूँ, मतलब मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में इंटरेस्टेड हूँ। तो हम देख रहे हैं भाई इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर मुझे कैसे कैसे मिल सकता है। तो एक्स स्क्वायर जब मिलेगा जब मैं 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। हम 1 डिग्री कम का निकाल रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री 3 है, हम 1 डिग्री कम का निकाल रहे हैं। हाईएस्ट डिग्री 10 हो, मुझे एक्स की पावर 9 का निकालना हो, तभी मैं ये लॉजिक लगाऊंगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाईएस्ट डिग्री 100 हो, 99 का निकालना हो, तभी मैं ये लॉजिक लगाऊंगा। तो हमें 1 डिग्री कम करनी है, मतलब 1 ब्रैकेट छोड़ना है अपने को ना, और हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। तो पहले मैंने ये वाला ब्रैकेट छोड़ दिया, या पहले ये वाला ब्रैकेट छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या उससे एक्स स्क्वायर आएगा? अब वो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, वो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी तो आएगा एक्स स्क्वायर। नहीं तो हम देख रहे हैं एक्स, अगर मैं इस ब्रैकेट को छोड़ रहा हूं, इसको क्यों छोड़ना? हमें एक ही ब्रैकेट छोड़ना है बस, एक ब्रैकेट छोड़ने से 1 डिग्री कम हो जाएगी, एक ब्रैकेट छोड़ने से 1 डिग्री कम हो जाएगी। अब यहाँ 2 डिग्री आ गई, तो इनको जब मल्टीप्लाई किया तो इसमें एक्स स्क्वायर आया। हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में इंटरेस्टेड है, उस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अपन, उस एक्स स्क्वायर को बस इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? माइनस। एक बार मुझे मिल गया -1। अब इसको छोड़ दो, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? -3। नहीं आ रहा समझ में? अब की बार इसको छोड़ दो, -5। अब क्या ये भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है? यस। क्या ये भी है? क्या ये भी है? कैसे निकालूं अब मैं? सबको जोड़ दो। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, -3 और -5। माइनस साइन कॉमन ले लो आप, 1 + 3 + 5, 9 आ गया ना, 3 स्क्वायर आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, 3 स्क्वायर आ गया। ये जोड़ के निकाल लो है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको पूरे को, विश्वास से सही बता रहा हूं मैं। ऐसे निकल, एक ब्रैकेट छोड़ना है मुझे 1 डिग्री कम करने का मतलब। तो आप ध्यान से देखें आप कैसे निकालेंगे। जब भी हमें 1 डिग्री कम का निकालना हो ना, तो सम टेकन 1 एट ए टाइम निकाल लो, सम टेकन 1 एट ए टाइम। ये जो रूट आ रहे हैं ना, इनको निकाल लो सम टेकन 1 एट ए टाइम, यानी -1 + -3 + -5। एक बार इसको छोड़ा तो -1 आ गया, इसको छोड़ूंगा तो -3 आएगा, इसको छोड़ूंगा तो -5 आ जाएगा। अब मुझे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 1 का निकालना होता, एक्स की पावर, यानी क्या सीखा हमने? 1 डिग्री कम का निकालना हो तो जो रूट आ रहे हैं ना, वो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको एक एक को लेकर उनका सम निकाल लिया हमने। अगर मान लो ऐसा होता, मान लो ऐसा होता, तो +1 +3 और +5 एक एक को ले लेंगे, एक एक ब्रैकेट की जो कांस्टेंट टर्म है उनको ऐड करके सम निकाल लें। अब मुझे 2 डिग्री कम का निकालना होता, मान लो मुझे एक्स की पावर 1 का निकालना होता, तो अब 2 डिग्री कम का निकालने का 2 ब्रैकेट छोड़ूंगा मैं ना। भाई हम देख रहे हैं हमने इसको लिया, इन दोनों को छोड़ दिया, ये एक्स इन दोनों की कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होना चाहिए। भाई ये मैंने एक्स पकड़ लिया एक, अब इसमें एक्स स्क्वायर भी तो आएगा, इसमें एक्स भी आएगा और कांस्टेंट टर्म भी आएगा। अगर ये एक्स यहाँ के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया तो x³ बन जाएगा। ये एक्स अगर यहाँ के एक्स से मल्टीप्लाई हो गया तो ये एक्स यहाँ के इनके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं भाई इस एक्स से क्या मिला मुझे? 3 × 5। अब की बार हम पहले हमने इन दोनों को छोड़ा, या पहले मैं इस ब्रैकेट को ले रहा हूं, तो इसको मैंने बाकी बचे हुए ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको छोड़ दो, इसको ले लो एक बार, इसको इन दोनों का जो कांस्टेंट टर्म आएगा उससे मल्टीप्लाई करो, 1 × 5, और इस एक्स को इनके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3। तो दो को ले लिया, मतलब हमने दो को ले लिया। हमारे पास 3 है ना, 135, अगर 3 है 135, ये 3 है मान लो हमारे पास, दो को लेना है मुझे। एक बार 1 3 को ले लिया, 1 × 3, एक बार 1 × 5 और एक बार 3 × 5। इनको जोड़ दो सबको। नहीं आ रहा समझ में?
ये क्या, मेरी बात अगर ज्यादा समझनी है ना आपको, मैं जो बोल रहा हूँ भाई आपको लग रहा है वो सही है गलत है, पर डाउटफुल लग रहा हो अगर आपको, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। मल्टीप्लाई करना आता है हमें? ये आ जाएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा तीनों ब्रैकेट्स को, और ये मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, इनको मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा ना। हमें निकालना है एक हाईएस्ट डिग्री, एक डिग्री कम का, एक एक को ले लिया हमने और जोड़ दिया, इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 2 डिग्री कम का, दो दो को ले लो आप, 1 into 3, 1 into 5, 3 into 5। 3 डिग्री कम का निकालना हो तो तीन तीन को ले लो आपकी बार, तीन तीन को ले लो एक साथ। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे निकाल लिया। ये तो मल्टीप्लाई, इसमें डाउट नहीं है ना आपको, मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा भाई, ये तो कर सकते हैं फिर अपन मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो आप चाहो तो। यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल था मतलब मेरे लिए, वहां बहुत सारे ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। और अगर ये माइनस होते, मान लो ये माइनस होता है यहाँ पर, हमारे पास माइनस ही है, तो फिर यहाँ आता माइनस साइन, यहाँ आएगा प्लस साइन, यहाँ आएगा माइनस साइन। तो एक एक को लेना है हमें, या दो दो को लेना है, या तीन तीन को लेना है। 1 डिग्री कम तो एक एक को ले लो और जोड़ दो, 2 डिग्री कम दो दो को ले लो और जोड़ दो, 3 डिग्री कम तीन तीन को ले लो और जोड़ दो, 4 डिग्री कम चार चार को ले लो और जोड़ दो। अब ये कितने ब्रैकेट हैं? 50। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? एक्स। हमें 1 डिग्री कम का निकालना है, तो सम टेकन वन एट टाइम, बस एक एक को ले लो आप, उनको ऐड कर दो, एक एक को लेके उनको ऐड कर दो। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा -1, समझ रहे हैं बच्चों? पहले आएगा -1, फिर आएगा -3, फिर आएगा -5, और लास्ट में क्या आएगा? -99। माइनस साइन में कॉमन ले लूंगा, एंड दिस विल रिप्रेजेंट सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा मतलब, या तो एपी से निकाल लूंगा, या दिस इज फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर, उनका सम आएगा n स्क्वायर। वो काम आता है मतलब, इसलिए हमने याद करवाया आपको निकाल के, ताकि अपने बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़े। इससे बार बार बोलते भी हम आपके सामने कि भाई वो काम आ रहा है ना। इसके बाद बी पार्ट में कोई दिक्कत हो? बी वाले में, सी वाला छोड़ दो अभी ना, लास्ट में पढ़ेंगे इसको अपन, मुझे ध्यान नहीं रहा कि उसमें था वो। इसका डी वाले में को डाउट हो? डी वाले में को डाउट? वॉल्यूम लिखना जानते हैं ना? एक को मान लिया ए, एक को a/r और एक को ar, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। और मान लिया कि r 1 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया? ar हो गया। इसका मतलब r को 1 से कम मानेंगे तो सबसे बड़ा a/r हो जाएगा ना। हमने मान लिया r 1 से बड़ा है, सबसे बड़ा ar हो गया। हो गया? कंप्रेशन नंबर 2 पे आ गए ना? कंप्रेशन नंबर 2 में को डाउट हो? क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट है 5 वाले में डाउट हो? पहले 6 का आंसर आएगा, बाद में 5 का आएगा। पहले 6 का आंसर आएगा, बाद में 5 का आंसर आएगा। हाँ नहीं, मतलब पहले ए आएगा ना, फर्स्ट टर्म निकालेंगे उसके बाद फिर, या तो फिर डिपेंड करता है आपने कैसे किया है, इस पर डिपेंड करता है। हमारे पास टर्म्स कितनी है? सवाल पढ़ा आपने, बताना है इसको। पहले इसमें लिखा हुआ है वो एक सीक्वेंस है, और उसमें लिखा हुआ है कि टर्म्स कितनी है? 4n+1 है। टर्म्स की काउंटिंग 4n+1 है ना, टर्म्स की काउंटिंग 4n+1। तो ये मैंने मान लिया T1 है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना सवाल करके, ऐसे करने की कोशिश करो आप। मैं बताता भी करके इसलिए ही हूँ, बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो सीखे, मतलब कैसा टीचर कर रहा है ना, सवाल को पढ़ रहा है, टीचर कर रहा है, लिख रहा है कुछ है ना, अपने को भी कोशिश करनी पड़ेगी। और हमें तो रखा है कि 2n+1, मैंने मान लिया T2n है और ये T2n+1 है, फिर T2n+2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर आ गया T4n और T4n+1, T4n+1, ऐसा आ गया हमारे पास। तो ये टर्म्स रखी है हमें 4n+1। अब लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट 2n+1 टर्म्स, फर्स्ट जो सवाल में लिख रहा है उसको लिखते जाओ आप। ये किसके अंदर है? यानी यहां से शुरुआत करूंगा मैं, और यहां से तक किसके अंदर है? ये एपी के अंदर है हमारे पास, ये एपी के अंदर आ गए। फिर लास्ट 2n टर्म्स, 2n+1 टर्म्स, लास्ट का मतलब यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक। ये किसके अंदर है? ये जीपी के अंदर है ना, यानी जीपी का फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये एपी का लास्ट टर्म है, लेकिन जीपी का फर्स्ट टर्म हो गया। ये जीपी के अंदर है ना, डायग्राम में सब लिखते जा रहे हैं अपन, जो समझ में आ रहा है। जीपी का कॉमन रेशियो क्या दे रखा है? 1/2। और एपी का कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। एक तो ये हो गया ना, एक और कुछ बोल रखा है उन्होंने कंपैरिजन में, द मिडिल टर्म ऑफ एपी एंड जीपी आर सेम। अब एपी तो ये है हमारे पास, एपी तो हमारे पास यहां से यहां तक है,
ये टर्म्स काउंटिंग में कितनी है 2n+1, यानी काउंटिंग में ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही आएगा, एंड देयर मिडिल टर्म इज n+1 टर्म, मिडिल टर्म n+1 टर्म। भाई ये भी टर्म 2n+1 है, इसका मिडिल टर्म एक ही तो आएगा, वो n+1 टर्म आएगा। तो एक तो एपी का मिडिल टर्म हो गया। अब जीपी में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी जीपी का फर्स्ट टर्म, जीपी का सेकंड टर्म, जीपी का थर्ड टर्म और जीपी का 2n+1 टर्म। इसका मिडिल टर्म भी क्या आएगा n+1 टर्म। लेकिन वो जो n+1 टर्म को निकालने के लिए इसको फर्स्ट टर्म मानूंगा मैं और इसका कॉमन रेशियो मानूंगा। तो एपी का मिडिल टर्म निकाल लो और जीपी का मिडिल टर्म निकाल लो, वो बराबर दे रखे हैं अपने को। अब दो चीजें पूछेगी, एक तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस और एक क्या पूछा है, एक मिडिल टर्म पूछा है। इस सीक्वेंस का मिडिल टर्म पूछा है। मिडिल टर्म का मतलब ये निकालना है अपने को, ये उस सीक्वेंस का मिडिल टर्म निकालना है। तो सवाल करने के लिए हमने मान लिया भाई ये जो भी सीक्वेंस है इसके फर्स्ट टर्म को मैंने ए मान लिया, ये मान लिया फर्स्ट टर्म है। अब अगर ये फर्स्ट टर्म है तो मैं एपी का क्या निकाल लो, मिडिल टर्म निकाल लो। एपी का मिडिल टर्म क्या हो गया, ए प्लस एन डी हो गया। ये एपी का n+1 टर्म हो गया। नहीं आ रहा समझ में? अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये जीपी का फर्स्ट टर्म, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और जीपी का कौन सा टर्म निकाल रहा हूं, n+1 टर्म। तो n+1 टर्म में क्या आएगा, a r⁻n। एक इसको बोल रहा हूं मैं, इसको बोल रहा हूं a, लेकिन ये एपी का क्या है 2n+1 टर्म है। एक बार लिख देता हूं मैं, ये a हो गया, ये r हो गया और ये n हो गया। आगे समझ में? ये जीपी का n+1 टर्म हो गया ना। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज a प्लस 2n इंटू डी, ये एपी का लास्ट समय हमारे पास। आगे समझ में? तो ये a प्लस एन डी आ गया ना, और ये कितना हो गया 2n हो गया। लिख सकता हूं वैसे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू d, बस यहां से a आ जाएगा फटाफट, d की जगह 2 रख दो तो ये आ गया a प्लस 2n इज इक्वल टू a प्लस 4n अपॉन 2n। यहां से a की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, तो वो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म आ गया। अब सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म आने के बाद हमें ये निकालना है, तो निकाल सकते हैं ना। ये क्या लिखा हुआ है t2n+1 है क्या बेसिकली, ये बेसिकली ये तो a प्लस 4 2nd और d कितना है हमारे पास 4n आ गया। तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी उसको यहां रख दूंगा, तो यहां से जो a आएगा ना, नहीं आ रहा समझ में, यहां से a निकाल सकते हैं ना अपन, उस a को मैं यहां रख दूंगा, तो सीक्वेंस का मिडिल टर्म आ जाएगा। आगे समझ में? इसे सवाल को जमाया करो भाई, टर्म्स 4n है, सवाल में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ो, ऐसे डायग्राम बना लो ताकि सवाल बार बार पढ़ना नहीं पड़े अपने को ना। फिर जो बोलता जा रहा है उसको लिखते जाओ आप, गलतियां होगी सुधरेंगे ऐसी बात नहीं है, सवाल होने लग जाएंगे फिर अपने से ना। यही था बस है ना। आगे चलते हैं अपने। तो हम कहाँ आ गए थे, एचपी पर आ गए थे, वो स्टार्ट कर दिया था हमने ना। और उसमें मैंने बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट एन एपी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एपी के कोरस्पॉन्डिंग एचपी एग्जिस्ट करे ना। ऐसी एपी जिसका कोई टर्म 0 है उसके कोरस्पॉन्डिंग एचपी एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। अब हमें जब सवाल आएगा कि फाइंड द 10th टर्म, तो पहले चेक करूंगा एपी है क्या, डिफरेंस निकाल के देखूंगा, फिर जीपी चेक करूंगा, लगेगा एपी भी नहीं है जीपी भी नहीं है, तो टर्म्स को क्या करूंगा उल्टा कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये 1/2 1/5 1/8 और 1/11, ये किस तरह का प्रोग्रेशन है, एचपी। अब हमसे कहा जाए कि इस एचपी का 10th नंबर का टर्म निकालो, तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नया फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है अपने को। हमसे कहा जाए ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एग्जाम में ऐसा हार्मोनिक लिखा हुआ नहीं आएगा, एग्जाम आएगा फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो आपको पहचानना पड़ेगा क्या है, ये एपी नहीं है, डिफरेंस निकाल के देख लिया, जीपी नहीं है, रेशो बराबर नहीं आ रहे, हमने उसको उल्टा करके देखा, उल्टा करने से एपी आ गई ना। हमें इसका 10th निकालना है ना, यानी ये मेन सीरीज ये है और हमें निकालना है T10, ये हमें निकालना है ना। अब जब भी एचपी का कोई टर्म निकालना हो ना, आप कुछ मत करो, उस एचपी से क्या बना लो, एपी बना लो। ये कोरस्पॉन्डिंग एपी आ गया, इसको बोल रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एपी, उस एचपी के कोरस्पॉन्डिंग एपी। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म, मान लो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है, तो कोरस्पॉन्ड इस एपी का तो मैं कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूँ, इस एपी का फर्स्ट टर्म निकाल लो, उसको उल्टा कर दो, हार्मोनिक का फर्स्ट टर्म आ गया, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग बनाया है हमने एपी, इसलिए इस एपी का अगर हम टर्म उल्टा कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगी, एचपी आ जाएगी। इसका सेकंड टर्म निकाल के उल्टा कर दो, वो आ जाएगा। इसका थर्ड टर्म निकाल के उल्टा कर दो, वो आ जाएगा। हमें इसका क्या निकालना है 10, इसका 10th निकाल लो और उसको उल्टा कर दो, और इसका 10th निकालना आता है अपने को। एपी का जब भी एचपी का कोई टर्म निकालना हो, उस एचपी के कोरस्पॉन्डिंग हम एपी बना लेंगे और उस एपी का वही टर्म निकाल लेंगे।
जो एसपी का टर्म पूछा है, लेकिन वो एपी का आएगा, उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देते, एसपी आ जाएगी उससे। ठीक है ना, ऐसे निकाल लेंगे। कभी एसपी के अंदर नंबर एज्यूम करने हो, मान लो अपने को, वो भी एज्यूम कर, मेरी बात समझ में आ गई ना आपको। यहाँ से अब वो मेरे निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। जो मेन सीक्वेंस है उसके लिए हम कैपिटल टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एपीआई है उसके लिए हम टी स्मॉल टी लिख लेंगे ना भाई, हम ये निकाल लेंगे ताकि याद रहेगा भाई हमें निकालना वो है। मेन के लिए कैपिटल टी यूज कर लिया, इसके लिए स्मॉल टी यूज कर लिया। अब इस एपी का 10th निकाल लो, तो सिंस टी 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9, व्हाट इज डी, डी इज 3, 27 आ गया, 29 आ गया। देयरफॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म 1/29 आ गया बच्चों समझ में। तो इसके लिए कोई नया फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है अपने को, बस उसका उल्टा करेंगे, एपी आ जाएगी, एपी का टर्म निकाल लेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है ना। अब ऐसे मान लो जैसे हमें एपी में टर्म एज्यूम करना आता है, तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, इवन में अलग करते हैं, ऑड में अलग करते हैं, जीबी में भी लिखा है आपको, यहाँ कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। मान लो मुझे एचपी में 3 नंबर चाहिए, तो आप तो एपी को लिख के उल्टा कर दो। ये मैंने मान लिया 1/a, 1/a प्लस डी और 1/a माइनस डी। क्या ये एचपी के अंदर है? यस, क्योंकि इनका उल्टा एपी के अंदर है। 4 एज्यूम करने हो, 4 भी निकाल सकते हैं ना अपन, निकाल सकते हैं ना 4 भी। 1/a माइनस डी, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d और 1/a माइनस 3d, वो एचपी के अंदर आ गए। तो हम कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखाया, सिर्फ डेफिनेशन लिखाई है बस आपको। ठीक है, सवाल करते हैं, लिखो आप। In a harmonic progression, in a harmonic progression, in a harmonic progression, if Tm is equal to n, if Tm is equal to n, and Tn is equal to m, then find its Tm plus n. Then find its Tm plus n. In a harmonic progression, यानी एक किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जिक्र कर रहे हैं वो ना, और उसका जो mth टर्म है वो n दे रखा है, और जो nth टर्म है वो m दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है m इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि अगर m और n बराबर होते तो दोनों इंफॉर्मेशन सेम होती है। 2 बार लिख रखा है मतलब m इज नॉट इक्वल टू n, ये अंडरस्टूड है कि m और n बराबर नहीं है, ये अंडरस्टूड है, वरना 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया। वो तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो वहां से आवाज आ जाती है। तो हमें एपी का टर्म निकालना है ना, जो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग एपी आएगी, तो जो भी वो कोरस्पॉन्डिंग एपी आएगी ना, उसका कुछ ना कुछ फर्स्ट टर्म होगा, उसका कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, पता नहीं है हमें, हम मान लेंगे। सवाल को एपी में कन्वर्ट करना है और पहले एपी के लिए निकालना है, बाद में उसको उल्टा कर देंगे तो एचपी के लिए अपने आप आ जाएगा ना। तो ये एचपी का एमएट टर्म हमारे पास है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एपी आएगी उसका एमएट टर्म क्या होगा, 1/n। तो यहां लिख दिया सिंस ये टीएम दे रखा है, ये टीएन है, ये एचपी के लिए दे रखा है, हमें अपने आप को समझाने के लिए लिख दिया भाई ये एचपी के लिए दे रखा है। जो भी ये जानकारी हमारे पास है ये एचपी के लिए है ना। अब उसको एपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एपी का एमएट टर्म क्या आ गया, 1/n आ गया, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई। एनएट टर्म क्या आ गया, 1/m आ गया, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन हो गई। करना क्या है इनका यूज करके, हमें ये निकालना है, ये हमें निकालना।
स्मॉल टी किसके लिए यूज कर रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एपी के लिए। अब हम देख रहे हैं भाई एपी का कोई सा भी टर्म निकालो, उसके लिए एक तो टर्म का नंबर चाहिए, तो टर्म का नंबर तो मुझे पता है। अब ए चाहिए और डी चाहिए, ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। ए और डी निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन के लिए दो इन्फॉर्मेशन, यहां से दो इक्वेशन बन जाएगी। लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एपी। इसे लिखना भी आना चाहिए अपने को ना, ताकि सवाल कर सकें। लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एपी। स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एपी। तो क्या हो गया? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर वन बाई एन आ गया है। वन बाई एन क्या आ गया? इक्वेशन नंबर वन को, इक्वेशन नंबर वन को लिखने का तरीका चेंज कर दिया हमने। अब यहां आ गए ना ए प्लस अब जो निकालना है उसको भी लिख लो ताकि याद रहेगा करना क्या है ना। ए प्लस टर्म का नंबर माइनस वन इंटू डी, ये हमें निकालना है। आंसर किस में आएगा? एम और एन के अंदर। ए और डी में आंसर नहीं आ सकता ना। अब हमें ए और डी निकालना है, तो ये दो इक्वेशन यहां से निकाल लूंगा। अब यार दोनों को निकालो, ए और डी दोनों को निकालो। ये मैंने पहले भी समझाया आपको, थोड़ी चालाकी करो आप, इसका यूज कर लो। ये तो लिखा हुआ है एम माइनस वन डी को, ताकि एक कम निकालना पड़ेगा। पहले भी बताया ना मैंने यूज करके आपको। इसको लिख लो, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और प्लस एन इंटू डी। भाई एम माइनस वन के साथ तो मैंने डी यूज कर लिया और एन डी के साथ एन डी लिख लिया ना। अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? वन बाय एन, बस वन बाय एन रख दो ना। therefore टी एम प्लस एन इज इक्वल टू कितना आ गया? वन बाई एम, वन बाई एन और प्लस एन इंटू डी आ गया। अब सिर्फ डी निकालना है बस अपने को, सिर्फ डी निकालना है बस। अब ए नहीं निकालना पड़ेगा इससे अपने को ना। और डी निकालने के लिए क्या करें? दोनों को माइनस कर दें, उससे डी निकालो। डी फटाफट रख दो, आप आंसर निकाल लो। एम एन अपॉन एम प्लस एन आ जाएगा ना। उल्टा भी करना है ना कोई, इसलिए स्मॉल टी लिखा है मैंने ना, एम एन अपॉन एम प्लस एन, ये आएगा सीधा आंसर। अब दोनों को माइनस कर देंगे, वन में से टू को माइनस कर दो। इक्वेशन नंबर वन में से टू को माइनस कर दो, तो उससे कितना आ गया? एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन, डी तो कॉमन आ गया। सही लिख रहा हूं ना? वन बाय एन माइनस वन बाय एन, तो माइनस कर दिया दोनों को हमने। फिर डी कॉमन ले लिया मैंने और एम माइनस वन में से ये माइनस कर दिया हमने। पर अब यहां से ब्रैकेट खोल दो इसमें से ना, तो ये माइनस वन से प्लस वन हट जाएगा। और व्हाट वी गेट? एम माइनस एन इंटू डी। यहां से एलसीएम ले लिया हमने, तो एम माइनस एन अपॉन एम इंटू एन आ गया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है एम इज नॉट इक्वल टू एन, नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से काट दिया हमने। एम और एन सेम हो ही नहीं सकते, अलग अलग होंगे ना। बस यहां से डी की वैल्यू आ गई ना। हमें क्या चाहिए लेकिन? एन इंटू डी। यहां से एन इंटू डी निकाल लो, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, एन डी निकाल लिया अपने, तो उसमें पुट कर दो। therefore स्मॉल टी एम एन इज इक्वल टू, therefore स्मॉल टी एम एन एम प्लस एन इज इक्वल टू कितना आ गया है? वन बाय एन और प्लस वन बाय एम आ गया। स्मॉल टी लिख रखा है इसलिए याद रहेगा अपने को कि भाई ये मेन सीरीज का नहीं है ना, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एपी का आया है ना। therefore जो मेन सीरीज है उसके लिए कैपिटल टी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आ गया एम एन अपॉन एम प्लस एन। आ गया ना समझ में? तो हमें कुछ नहीं करना, उसको एपी में कन्वर्ट करना है बस। और एपी में कन्वर्ट करने के बाद मान लिया फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, एपी का टर्म निकाल लिया, उसको उल्टा कर दिया, आंसर आ जाएगा फिर। लेकिन एक सवाल लिखे ना, if first two terms of a harmonic progression, if first two terms of a harmonic progression are 2 by 9 and 2 by 7 respectively, 2 by 9 and 2 by 7 respectively, यानी वो फर्स्ट टर्म है और वो सेकंड टर्म है, then which term of the progression
will be the greatest positive term? And which term of the progression will be the greatest positive term? हमसे ही नहीं पूछा कि find the greatest positive term, ये नहीं पूछा हमसे ना, हमसे पूछा which term मतलब टर्म का नंबर पूछा है ना, कौन से नंबर का टर्म, ग्रेटेस्ट भी होगा और पॉजिटिव भी होगा ना। एक एचपी की बात कर रहे हैं हम। डेटा आसानी से जल्दी निकाल लिया आपने ना। इस तरह सवाल जेई में आया हुआ है, इससे हम सवाल कराया करते थे, हम जेई में आया हुआ है। तो डेटा वहां टिपिकल था, इसलिए वहां कंसेप्ट फॉलो करना पड़ा। यहाँ सोचना आसान है, इसे सोच लिया होगा आपने ना। एक एचपी दे रखी है, एचपी में हम कुछ नहीं कर रहे, एचपी में टर्म निकालने का सवाल आ रहा है, उसको एपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब पता नहीं है हमें कौन से नंबर का टर्म ग्रेटेस्ट भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, ये पता नहीं है अपने को। तो क्या करें, मान लिया भाई टीएन, मान लिया हमने टीएन निकाल लेते हैं बंदू, और टीएन में देख लेंगे भाई एन की वैल्यू क्या रखें कि वो ग्रेटेस्ट भी आ जाए और पॉजिटिव भी आ जाए ना। तो एसपी का टीएन निकालने के बारे में सोच रहे हैं मतलब हम। अब एसपी का टीएन कैसे निकालेंगे, एपी का टीएन निकाल लेंगे ना। तो एपी का टीएन निकाल के उल्टा कर दो उसको, या एपी का टीएन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव और लीस्ट आ जाना चाहिए ना। डेटा आसान है, इससे अपन सोच भी सकते हैं, है ना। डेटा अगर कॉम्प्लिकेट होता तो सिस्टमेटिकली चलना पड़ता आपने। तो ये एसपी का क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म, और एसपी का सेकंड टर्म ये है ना। अब एपी में कन्वर्ट कर दिया सवाल हमने, तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 9/2। एपी का सेकंड टर्म क्या आ गया, 7/2। एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 -1। एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया -1, ये एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या करें हम, हमें एसपी का निकालना है कि कौन सा टर्म बड़े से बड़ा है और पॉजिटिव भी है। तो पता नहीं है हमें कौन सा है, हमने मान लिया भाई टीएन निकाल रहे हैं अपन। हम पहले एन टर्म निकाल लेंगे, और एन टर्म निकालेंगे, पता लगा लेंगे भाई एन की जगह क्या रखें कि बड़े से बड़ा भी आया और पॉजिटिव भी आ जाए। इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, एपी का टीएन टर्म निकाल लिया। तो सिंस एन टर्म ऑफ द एपी इज ए प्लस एन -1 × डी। अब ए फर्स्ट टर्म है एपी का, पता है अपने को ना, लिख रखा है हमने, यहाँ सब कुछ लिख रखा है हमने। 9/2 आ गया, डी कितना है, -1, -1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, कि 9 - 2n + 2/2। ये आ गया, एपी का आया, लेकिन इसलिए स्मॉल और कैपिटल में चल रहे हैं अपन, ताकि याद रहेगा अपनों को। अब ये तो एपी का आया है ना, अब हम चाहते हैं भाई ऐसा आ जाए ना, टीएन = अब हम चाहते हैं बड़े से बड़ा आए लेकिन पॉजिटिव भी आए। अब ये बड़े से बड़ा कब आएगा, जब नीचे कम से कम आए। नीचे कम से कम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम आए। तो इसको मुझे मैक्सिमाइज भी करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। 2n को मैक्सिमाइज करूंगा ना भाई मैं, नहीं आ रहा समझ में। ये सिस्टमेटिकली चल रहे हैं अपन, हालांकि डेटा यहाँ आसान है, अपन डेटा से भी सोच सकते थे, लेकिन कभी डेटा कॉम्प्लिकेटेड आया ना, तो ये बेसिक तरीका हो गया फिर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। हम चाह रहे हैं ग्रेटेस्ट आए और पॉजिटिव आए। ये ग्रेटेस्ट कब आएगा, जब नीचे वाला कम से कम आए। नीचे वाला कम से कम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम आए। तो इसको मैक्सिमाइज भी करना है, और कोशिश करनी है ये पॉजिटिव भी रहे। तो n बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो फिफ्थ टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म। अब वो यूं पूछते कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म, तो मैं n बराबर 5 रख देता है, और n बराबर 5 रख के निकाल लेता है। या तो टर्म का नंबर पूछा है ना फिर उन्होंने। सवाल को समझना जरूरी है, लास्ट मोमेंट तक सवाल को सही समझना जरूरी है, और लास्ट मोमेंट तक आंसर सही निकालना जरूरी है, वरना वो जो 20 की मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। जो भी 20 की मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। इससे पेशेंस रख के सवाल भी पढ़ना है, समझना है क्या पूछा गया है, उसका आंसर भी निकालना। हो गया क्लियर। लिखें, नेक्स्ट सवाल लिखें। वरना क्या है, इसमें ऐसा भी कर सकते थे अपन, ये एपी बन रही है ना हमारे पास, 9/2 फर्स्ट टर्म आ गया, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद ये आ गया भाई, ये ना, ये लीस्ट पॉजिटिव आया है, उसका उल्टा कर दो, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आ गया। डेटा क्योंकि अच्छा था इसमें ना, डेटा अगर इनकन्वीनियंट होता है ऐसे नहीं सोच पाते फिर अपन, फिर वही तरीका काम आता है जो मैंने बताया आपको। इसके बाद लिखे नेक्स्ट सवाल, द थर्ड, सिक्स्थ, the third, sixth, and the last term of a harmonic progression.
the third, my sixth, and the last sum of a harmonic progression are 1 by 3, 1 by 5, and 3 upon 203 respectively. Then find the number of terms in this progression. Then find the number of terms in this progression. एक HP उसका थर्ड टर्म दे रखा है, 6 दे रखा है और लास्ट टर्म दिया हुआ है. Then find the number of terms in the progression. Number of terms. Number of terms निकालनी है हमें. थ्री अपॉन 203. अब लास्ट टर्म का मतलब पता नहीं है टर्म्स कितनी है. 10 है तो लास्ट टर्म 10 टर्म हो जाएगा. 50 होंगी तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 50 नंबर का हो जाएगा. लास्ट टर्म दिया हुआ तो है, तो पता नहीं है लेकिन कौन से नंबर का लास्ट टर्म है ना, वही हमें निकालना है ना. तो टीएन मान लेंगे, मतलब उसको बनेगा टीएन मान लेंगे. जो लास्ट टर्म है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है और हमें एन निकालना है अपने को, और हमें एन निकालना है. एन हमें कैलकुलेट करना है. हो गया, 100 आ गया आंसर ना, एन इज इक्वल टू 100. तो सबको एपी में कन्वर्ट कर लो बस है ना. भाई एपी का फर्स्ट टर्म क्या आ गया, एपी का थर्ड टर्म क्या आ गया. व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ द एपी. थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज, थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज 3 आ गया ना. थर्ड था कि सिक्स था, फर्स्ट था. 6 टर्म आ गया ना. 6 टर्म क्या आ गया 5, और टीएन कितना आ गया. और अब यहां से एन की वैल्यू निकालनी है अपने को. और ये थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 2d. इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 4d, a प्लस 5d. दोनों का माइनस कर दो तो 3d बराबर कितना आ गया 2. d इज इक्वल टू वही 3. therefore a इज इक्वल टू, यहां रखा हमने 2/3, 4/3, 5/3. a इज इक्वल टू आ गया 5/3. बस यहाँ रख दो उसको. therefore 203 upon 3 is equal to a plus n minus 1 into d. What is d? 2/3. तो 3 से 3 कट जाएगा है ना, और उससे आ जाएगा n is equal to 100. आ रहा है ना. अब उसका उल्टा नहीं करना अपने को ना, काउंटिंग उल्टी थोड़ी होगी ना, काउंटिंग उल्टी नहीं होगी ना, तो टर्म उल्टा हो जाएगा. काउंटिंग तो वही रहेगी, 100 है तो 100 ही रहेंगे ना. तो n बराबर आ गया 100. इस तरह से अपन कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ा अपन ने, बस एपी में कन्वर्ट कर लो. और एपी में कन्वर्ट करने के लिए जो एचपी में पूछा गया है वो एपी के लिए निकाल लो. आप लिखें, एक सवाल लिखें. प्रूव दैट log 2 to the base 3 log 2 to the base 6 आर इन एचपी. प्रूव करना है कि एचपी के अंदर है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है. ये हमें दिखाना है. दीज आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमें तो क्या उल्टा करके एपी बना रहे हैं बस, है. तो एक तरीका तो इनका उल्टा कर दो और दिखा दो कि वो नंबर किस में एपी में है. ये तो ये तरीका है ना. लोग हमने कर रखा है ना. तो यहां ध्यान से देखें, हम इसमें ध्यान से देखें ना. भाई ये जो नंबर है ये किसके अंदर है, जीपी के अंदर. 3, 6, 12 आर इन जीपी. क्या है जीपी के अंदर है,
इनका लॉग ले लो आप, वो एपी में आ जाएगा। कैसा पॉजिटिव है, और ये जीपी के अंदर लॉग ले लिया। जब अब लॉग, किसी लॉग का बेस क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लो। क्या लें यहाँ पर, 2 ले लो आप। आर इन एपी, ये प्रॉपर्टी बड़ी, हमने उसका यूज कर लिया हमने। अब अगर ये एपी में है तो क्या ये जीरो है, क्या ये जीरो हो सकता है, क्या ये जीरो हो सकता है, क्या ये जीरो हो सकता है? उल्टा करने पर एसपी आएगी आएगी, इसका मतलब है। therefore 1 upon log of 3 to the base 2 log of 6 to the base 2 r in hp। ये एसपी के अंदर आ गया ना। अब इसको ऐसा लिखो, ये इसको पढ़ ले जाओ, और पढ़ लेने पर बेस और नंबर क्या होगा, इंटरचेंज। ऐसे लिखे हैं ऐसे लिखे हैं, एक ही तो बात है। इसको ऐसे लिखे हैं ऐसे लिखे हैं, एक ही बात है ना। इसको ऐसा लिखे हैं ऐसा लिखे हैं, एक ही बात। तो वो एसपी के अंदर आ गया, इसका मतलब तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया मतलब मैंने, ठीक है ना। और अगर ऐसा स्ट्राइक नहीं करेगा तो कोई बात नहीं भाई, इनका उल्टा कर देंगे पहले ना, और उल्टा करके दिखा देंगे बीच वाले का डबल, बाकी दोनों के सम के बराबर आ रहा है, फिर वैसा करना पड़ेगा अपने को। और ऐसा स्ट्राइक कर जाएगा तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। लिखें, एक सवाल लिखें, नेक्स्ट। इफ x1, x2, if x1, x2, x3 up to x8 are in harmonic progression, then find the value of x1 into x2 plus x2 into x3 plus x7 into x8 upon x1 into x8, then find the value of this। ये घर से करके लाना है आपको ना, थोड़ा समय लगेगा सोचने में ना, तो ये घर से करके लाना है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कुछ नहीं कर रहे, उसको उल्टा कर दे रहे हैं बस। उससे क्या आ जा रही है, एपी आ जा रही है। जो भी कुछ कर रहे हैं उस एपी का कर रहे हैं। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है 1 से लेकर 8 तक। और अगर एसपी के अंदर तो मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के लानी है ना, ठीक है ना। हल्का सा हेडिंग ले लो आप, हार्मोनिक मीन। इसकी जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो इसकी, घर से करके लाओगे ना तो। हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं हार्मोनिक मीन, जगह छोड़ दें ताकि याद रहेगा अपने को ना। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन पढ़ा है ना हमने, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, सिमिलरिटी है, वहां डी निकालते हैं, वहां आर निकालते हैं, और जिससे वहां डी निकालते हैं ना, ऐसे ही आर निकालते हैं। अब हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है, टर्म्स ही तो होंगी एचपी की, और एचपी की टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, एपी का यूज करते हैं ना। बस यहां भी इससे कर लेंगे ना, और सेम डेफिनेशन है ना। इफ 3 टर्म्स आर इन एचपी, इफ 3 टर्म्स आर इन एचपी, बस यहाँ उल्टा कर देंगे, उल्टा करके एपी आ जाएगी, उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और एपी की टर्म्स निकाल लेंगे। इफ 3 टर्म्स आर इन एचपी, देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ऑफ अदर टू, then the middle term is called harmonic mean of other two। If 3 terms are in HP, then the middle term is called harmonic mean of other two। वैसे वो बाकी लिखा नहीं रहा मैं आपको, लेकिन समझ में, if any number of terms are in HP, then all the terms which are intermediate between first and last are called harmonic means between the first and last, है ना। वही हमारे पास रहेगा ना। अब लिखो नहीं अक्सर, to find a single harmonic mean, to find a single harmonic mean, to find a single harmonic mean, insert it between two given numbers a and b। ये सिंगल हार्मोनिक मीन निकालना है आपको, निकाल सकते हैं किससे। वहां क्या मानते हैं, वहां ए मानते हैं, वहां क्या मानते हैं जी, या क्या मान लें एच। तो इसको निकाल लो आप फटाफट, ये निकालना है अपने को, क्या आएगा, वो आता है a+b/2, और अगर वो पॉजिटिव है तो आ जाए अंडर रूट ab। ऐसे हम हार्मोनिक मीन निकालना सीख रहे हैं। तो पहले कैपिटल एस मान लो, और कैपिटल एस निकाल के दिखाना है मुझे फटाफट, तभी जाऊंगा मैं यहां से ना। लेट कैपिटल एच विद अ सिंगल हार्मोनिक मीन, लेट कैपिटल एच विद अ सिंगल हार्मोनिक मीन,
और अगर वो सिंगल हार्मोनिक मीन है तो ये क्या हो गई, एचपी हो गई। अब मुझे एच निकालना है, कैसे निकालूं? एचपी में कुछ करते ही नहीं अपन, अपन तो उल्टा कर दें एपी आ जाएगी। ये तो करना है बस। वो तो एन हार्मोनिक मीन निकालने होंगे ना, एन निकालने होंगे, तभी एन मान लूंगा मैं। उनको उल्टा करने से क्या आ जाएगी, उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा और एपी की टर्म निकालता जाऊंगा और उनको उल्टा करता जाऊंगा, उससे आ जाएगा ना। तो देयरफॉर 1/A, 1/H, 1/B, आर इन एपी, क्या जाएगा, आर इन एपी। और अगर ये एपी के अंदर है तो मिडिल टर्म का डबल कर दो, कि फर्स्ट और लास्ट के बराबर आ जाएगा। और अब यहां से निकाल लो, तो H इजिकल टू 2AB/A+B। तो दो नंबर हमारे पास ए और बी हैं, उनके बीच का सिंगल एम क्या आएगा, A+B/2। दोनों पॉजिटिव है तो सिंगल जीएम क्या आएगा, √AB। और अगर दो नंबर ए और बी कैसे भी हो, उनका सिंगल हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2AB/A+B, है ना। बाकी कल मिलते हैं फिर अपन। होमवर्क लिख लें जो करके लाना है ना। होमवर्क में जो है टीपीपी का मॉड्यूल भी दे देना मुझे, एक मिनट ना। टीपीपी का मॉड्यूल होगा ना, एक शीट भी देना, सीक्वेंस की शीट। तो सीक्वेंस की शीट में, सीक्वेंस एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 में देखते हैं, कुछ कुछ कर सकते हो मान लो। पार्ट 1 के अंदर C1 करना है, C1 करना है ना। पार्ट 2 के अंदर आ जाते हैं, C1। टीपीपी का मॉड्यूल है क्या हमारे पास, देना मुझे। ये आपकी शीट है ना। टीपीपी कहाँ था, कर लिया हमने शायद, बीच में कोई बची हुई है ना, 17 वाला बचा हुआ है, और वो एक आध दो सवाल पहले के बचे हुए थे ना। तो एक तो डीपीपी नंबर 16 के सवाल बचे हुए हैं शायद, 16 के 15 के हो गए थे सारे, 15 के शायद दो बचे हुए हैं। डीपीपी नंबर 15 में, डीपीपी नंबर 14, डीपीपी नंबर A14 के शायद दो सवाल बचे हुए थे, वो करके लाने हैं। दो सवाल बचे हुए। डीपीपी नंबर 15 के भी शायद दो सवाल बचे हुए, बचे हुए ना। हाँ तो वो करके लाने हैं ना। और उसके बाद डीपीपी नंबर 17 तो कर चुके अपन शायद, है ना। और हम जो है वो 18 करके लाना है अपने को। इसके दो सवाल, इसके दो सवाल और बची हुई डीपीपी करके लानी, ठीक है ना। ये करके लाने हैं, दो दो सवाल बचे हुए हैं इनमें ना, वो करके लाने हैं। हाँ